हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे विद कोरी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 में जो भर्ती आई थी उस भर्ती के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती जनवरी 2025 में आई थी। 32,000 के आसपास जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी से संबंधित भर्ती आने के बाद उसमें कई सारे बदलाव किए गए। बदलाव अर्थात कि सबसे पहले भर्ती आती है। भर्ती आने के बाद क्या होता है कि 10th और ITI जो स्टूडेंट होते हैं वो सभी स्टूडेंट इस भर्ती पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता होगा कि पिछली जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी के दौरान रेलवे की जो रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड के द्वारा यह कहा गया था कि जो अब ये भर्ती आएंगी रेलवे ग्रुप डी में, तो वो भर्तियां अब केवल ITI के स्टूडेंट ही भर पाएंगे। तो इस कारण से कई सारे जो ITI स्टूडेंट होते हैं वो ITI स्टूडेंट के द्वारा ग्रुप डी की जो भर्ती आई इस बार, तो उसमें केस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इस बार जो भर्ती आई थी उसमें 10th और ITI दोनों को फिर से अप्लाई करने का मौका दिया गया और इस कारण से इसमें कोर्ट केस हो जाता है। और कोर्ट केस की जो सुनवाई होती है इतनी लंबी चलती है कि दोस्तों 7 से 8 महीने हो चुके हैं और अभी भी इसकी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। फरवरी के आसपास इसमें कोर्ट केस कर दिया जाता है। उसके बाद इसकी मार्च में भी सुनवाई होती है। उसके बाद उसको स्थगित करके मई में कर दिया जाता है 3 महीने के अंतराल। उसके बाद मई के बाद फिर जुलाई में 1 महीने की सुनवाई के लिए हियरिंग दी जाती है। मई के बाद जुलाई के बाद अगस्त और अगस्त के बाद आप देख रहे हैं कि सितंबर आ चुका है। 1 सितंबर को निर्धारित किया गया था कि किसी भी हाल में सुनवाई की जाएगी, लेकिन कोर्ट में यह किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हो पाई, जिसे कि अब कल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। 2 तारीख को हो सकता है यह मामला दोनों में से किसी एक पक्ष या फिर दोनों पक्ष के लिए चुना जाए, अर्थात कि या फिर ग्रुप डी ITI वालों के लिए भर्ती लागू किया जाएगा या फिर 10th प्लस ITI दोनों के लिए। और आप जानते ही हैं दोस्तों कि जो कैट के द्वारा पहले कहा गया था, तो कैट के द्वारा पहले या सुनवाई में यह भी कहा गया था कि जो भर्ती है यह भर्ती दोनों के लिए है, ITI और 10th दोनों के लिए। तो ये इस कारण से जो स्टूडेंट हैं ITI के स्टूडेंट, इन स्टूडेंट के द्वारा कोर्ट केस को ऊपर हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा पुनः ये रिव्यू किया जाता है और उसके बाद हाई कोर्ट कैट के पास फिर इस कोर्ट केस को भेज देती है और पुनः अब सुनवाई कैट के द्वारा ही की जाएगी। तो कैट जो है पुनः अब इस पर विचार करेगा और कल की डेट पर सुनवाई देगा। तो आप समझ सकते हैं कि अब क्या होने वाला है। 10th और ITI स्टूडेंट जो हैं, तो इन स्टूडेंट में किसकी जीत होगी, कौन से स्टूडेंट भर्ती, हालांकि कुछ भी हो जाए ITI वाले स्टूडेंट तो पेपर देने ही वाले हैं। बात इसकी हो रही कि क्या 10th वाले स्टूडेंट जो है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और क्या वो एग्जाम दे पाएंगे ग्रुप डी का। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रुप डी में जो भर्ती आई है वो 32,000 के आसपास है और जो फॉर्म भरे गए हैं वो 1 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ में आप मान के चलिए 95 लाख जो स्टूडेंट होंगे, 95 से आप अधिक ही मान के चलिए वो 10th वाले स्टूडेंट है। क्या ये भर्ती कैंसिल कर दी जाएगी या फिर 10th वालों को मौका नहीं दिया जाएगा? इतने सारे स्टूडेंट को अगर मौका नहीं दिया जाएगा तो रेलवे को इसका भुगतान करना पड़ेगा और साथ में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। तो कल की डेट में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि 2 तारीख को क्या होता है और कैट के द्वारा क्या सुनवाई की गई। हालांकि आप यह मान के चलिए कि इस सुनवाई के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैट ये दोनों को पहले भी मौका देना चाहती थी और अभी भी, आज भी, आगे भी मुझे लग रहा है कि ऐसा ही वह सुनवाई करेगी और सुनवाई के दौरान दोनों को एग्जाम में बैठने का मौका देगी। तो आप कह सकते हैं कि एग्जाम में मौका दोनों को मिलेगा और दोनों ही एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहला ये आप इसमें छोड़ दीजिए और 10th और ITI जो स्टूडेंट है वो तो हो ही जाएगा, मैटर कल सॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि एग्जाम कब होगा। क्या एग्जाम अभी 2-3 महीने के अंतर्गत हो जाएगा या फिर एग्जाम आपका 5-6 महीने के बाद होगा या फिर एग्जाम 1 साल के बाद होगा। तो कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। क्यों नहीं कह सकते मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी तो मान के चलिए अभी ये सब कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस चलने के बाद रेलवे बोर्ड को तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी पूरी तरीके से कोर्ट केस जब हुआ तो कोर्ट केस में ग्रुप डी और रेलवे बोर्ड के द्वारा भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया, कोई भी प्रकार की प्रोसेस ना हो, उसे पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया। तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उसे कम से कम 2 से 3 महीने का समय चाहिए होगा। एग्जाम डेट इतनी आसानी से अभी नहीं देगा। जब हम लोग ने एग्जाम दिया था तो एग्जाम उस समय ग्रुप डी का फॉर्म भरने के बाद हम लोगों का 3 साल के बाद एग्जाम हुआ। तो आप समझ जाइए कि इस बार तो कोर्ट केस हुआ है तो उसे कितना समय लगेगा। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम फिर भी आपके पास 6 महीने का जो समय है उस 6 महीने के समय को आप
सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अभी भी अगर आप तैयारी करना चाहें तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप ग्रुप डी का एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही हार्ड पेपर नहीं आता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया और मैंने कैसे 48 नंबर से लेकर 93 नंबर का सफर तय किया। जब मैं मॉक टेस्ट पहली बार दिया था तो मेरा पहला मॉक टेस्ट में नंबर 48 नंबर आया था और उसके बाद धीरे धीरे मैं प्रयास करता रहा। हालांकि मैंने 1 साल का मुझे जो समय मिला था, उस समय के अंतर्गत मैंने अपने लगातार स्टडी करता रहा और मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस, ये सभी को मैं लगातार समय देता रहा और कैसे कैसे मैंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू किया। हालांकि उस समय भी कई सारे जो मेरे दोस्त थे, कोरोना के कारण जब एग्जाम स्थगित हो जा रहा था तो इस कारण कई सारे मेरे दोस्तों ने तैयारी भी छोड़ दी थी, लेकिन मैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा और आज मैं ग्रुप डी की जॉब कर रहा हूँ। तो मैं आपके सामने कुछ चीजों को रख देना चाहता हूँ। एग्जाम डेट जब भी हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी भी मान के चलिए 6 से 7 महीने हो गए, आप अगर सही तरीके से तैयारी करते रहते तो 6 महीने के अंतर्गत आप बहुत सारा चीजों को रिवाइज कर सकते थे, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते थे, बहुत सारे अपना मतलब जो समय अपने व्यतीत कर दिया। कई सारे जो स्टूडेंट हैं, कई सारे मैं बता रहा हूं दोस्तों की जो मेहनत और ईमानदारी से लगन से अभी भी लगे हैं स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें उससे कोर्ट केस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट केस आएगा जो अपने समय पर आ ही जाएगा, लेकिन अगर मान के चलिए वो आपके पक्ष में आ गया, 10th वाले स्टूडेंट के पक्ष में आ भी गया, तो क्या आप अगर तैयारी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आपको अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो आपको समय मिला है, जो आपको तैयारी करने का समय मिला है, वो समय को पर्याप्त मात्रा में अपनी तैयारी पर लगाना चाहिए। दूसरे चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, वो कल तो आ ही जाएगा। कोर्ट केस की जो सुनवाई है वो कहीं ना कहीं कल या परसों तो आ ही जाएगी, इतने दिन से चल रही है, आपको समय मिल रहा है। आप ये देखिए कि आपको तैयारी करने के लिए कितना समय मिल रहा है। जैसे मुझे कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान मिल रहा था, उसे ही अगर आप तैयारी इसकी करते रहें तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। अब एग्जाम डेट देखते हैं कब भी आ जाए। अब ये कभी एग्जाम डेट आप मान के चलिए, अभी चल रहा 2025 सितंबर, आप ये मान के चलिए कि 2025 के लास्ट में या 2026 में संभावना यही है दोस्तों कि 26 मार्च तक में, मार्च 2026 तक में इसका एग्जाम होगा। तो आपके पास 6 से 7 महीने का कम से कम जो समय है, उस समय को आप यूटिलाइज कर सकते हैं और ड्यूटी का जो एग्जाम है बहुत ही अच्छे तरीके से उसको क्रैक कर सकते हैं। उसकी तैयारी कैसे करनी है मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि तैयारी करने कहाँ से करनी है, कैसे करनी है और किस प्रकार से करनी है। पूरा डिटेल से वीडियो मैं आपको बना के बताऊंगा और आपको ग्रुप डी की तैयारी भी करवाऊंगा। अब तीसरे नंबर पे टॉपिक पे आते हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें और क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए ग्रुप डी में। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी में मुख्यतः 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक मैथ होता है, एक रीजनिंग होती है, एक जीके होती है और एक साइंस होती है। जीके के अंतर्गत आपका बहुत सारी चीजें आ जाते हैं, एक करंट अफेयर हो जाता है, हिस्ट्री हो जाती है, पॉलिटी हो जाती है, इकोनॉमी हो जाती है, कई सारी चीजें मिलकर आप उसमें जीके आता है। तो मान के चलिए 20 नंबर का जो जीके आता है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, 2-4 नंबर का करंट अफेयर भी आता है, तो वो आपको कहीं से भी हो जाएगा। मैं आपको उसके लिए भी कुछ चीजें बताऊंगा, कैसे कैसे मैंने उसको कैसे कैसे मैंने जीके को पढ़ाई लगातार किया, क्योंकि जीके ऐसी चीज है कि इसमें आप ऑल टू ऑल 100 आप 20 में से 20 कभी नहीं ला सकते हैं। जीके में आपको 15 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं रीजनिंग, साइंस और मैथ, 3 चीज ऐसी है मैथ में जो कि 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो 30 नंबर के आते हैं और साइंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो 25 नंबर के आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये मान के चलिए आपका 80 नंबर का जो मटेरियल है, 80 नंबर का मटेरियल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 20 नंबर में से उसको 15 नंबर ही जोड़िए जो कि जीके है, क्योंकि जीके कोई भी स्टूडेंट हो पूरी तरीके से उसको कवर नहीं कर सकता, इतनी बड़ी जीके होती है। हाँ, मैथ, रीजनिंग और साइंस में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, जो कि मैंने भी इस पर फोकस किया था। अब मैं आपको थोड़ा सा मैथ के बारे में बताना चाहता हूँ। मैथ जो कि गणित में जो 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उन 25 नंबर के क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए कैसे आप 25 नंबर में से 20 नंबर प्राप्त करेंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको जो मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उन चैप्टर का एक सिलेबस के अंतर्गत वो रखना होगा कि कौन से चैप्टर आपके स्ट्रांग है, कौन से वीक है। उसमें से उन सभी चैप्टर के जो
जो स्ट्रांग है उनके आप फार्मूला बना लीजिए, फार्मूला बनाकर उनका रिवीजन करते रहिए, वो तो अलग कर लीजिए। जो वीक हैं आपके तो उनको अलग से रखिए उन चैप्टर को। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके कुछ क्वेश्चन आपको देखने हैं। क्वेश्चन आपको कहाँ से देखने हैं मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैंने जो पढ़ाई की थी मैथ की, जो अधिकतर मैथ पढ़ा था तो वो साहिल सर से पढ़ा था। साहिल खंडेलवाल, आप देखेंगे यूट्यूब में एक चैनल है, वो साहिल सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैथ के हर एक चैप्टर को कैसे क्लियर कर देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आप उनके जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। तो जो भी चैप्टर आपको नहीं बनते हैं तो उसको एक अलग से प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। उस चैप्टर में जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए और उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें से आते हैं उसको देखिए और उसके बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। मैथ का हो गया। और मैथ में सभी जो चैप्टर है उनके फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो है उनको एक एक नोट्स बनाते जाइए। और नोट्स में एक अलग से आपको नोट्स बनाना है जिसमें आपको फॉर्मूला लिखना है और जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी लिखना है। और दूसरा एक नोट्स जो रहेगा आपका डेली वाला, जिसमें आप की मैथ का कैलकुलेशन करेंगे, वो रफ कॉपी वाला रहेगा, तो उसको अलग कर दीजिए। मैंने ऐसे ही किया था, मैथ में एक अलग नोट्स बनाई थी और एक जो रफ कॉपी था तो वो अलग रहता था। तो जब भी हम एग्जाम के समय में जाते हैं तो एग्जाम के समय पे हम अपने नोट्स को देखते हैं और उससे अध्ययन करते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो बहुत ही कम समय में हम फॉर्मूला और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिवीजन कर पाते हैं। तो ये हो गई मैथ की बात। अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में भी मैंने क्या किया था, रीजनिंग के कई सारे जो चैप्टर हैं उनके उन चैप्टर के एक एक क्वेश्चन, जैसे कि एक चैप्टर में आप देखोगे जैसे घड़ी हो गई, कैलेंडर हो गए, उसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं कई कई प्रकार के। तो हमको जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका एक क्वेश्चन लिख लेना है और जो अपनी मेन नोट्स है रीजनिंग की उस नोट्स में लिख लेना है, प्लस उसका फॉर्मूला जो भी है, फॉर्मूला जो भी रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि कैलेंडर में जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक होती है और मंथ का भी कोड होते हैं, कई सारे जो कोड होते हैं तो वो उसमें कोड से काम चलता है रीजनिंग में। तो उन कोड्स को आपको अपनी नोट्स में लिख लेना है। नोट्स में लिखने के बाद क्या करना है कि उस नोट्स को अच्छे से रखना है और जब एग्जाम होगा तो एग्जाम टाइम पे आपको ऐसे नोट्स बना के रखना है कि कम समय में उसका आप रिवीजन कर सकें एकदम से। मतलब क्योंकि एग्जाम के समय पे आपके पास 2-3 दिन जब रहेगा तो 2-3 दिन आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। आपको एक्स्ट्रा स्टडी कोई कुछ भी नहीं करनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे तो जो पुराना आपने पढ़ा है वो सब कुछ भूल जाएगा। इसलिए आपको जो आपने पुराना पढ़ा था वो पुराने सभी चीजों को, मैथ, जीके, रीजनिंग, साइंस, ये सभी चीजें को रिवीजन करना है, बस रिवीजन करना है। आपको 4 दिन अगर मिलते हैं तो एक एक दिन आप सभी चैप्टर को दे सकते हैं। तो एक एक दिन में ऐसा करना है कि कम से कम समय में आप उसका रिवीजन कर सकें। रीजनिंग हो गया। अब आते हैं हम साइंस के टॉपिक पे। साइंस में क्या होता है दोस्तों, साइंस में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है आपका जीव विज्ञान होता है, एक फिजिक्स होता है और एक केमिस्ट्री होता है। तो 3 चैप्टर से मिलकर बना हुआ होता है। मान के चलिए ये जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो इन तीनों का अलग अलग से अध्ययन करना होगा। हालांकि 25 नंबर में से इनके किसी न किसी के एक वेटेज ज्यादा हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे जीव विज्ञान के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेता है, फिजिक्स और रसायन के क्वेश्चन कम पूछता है। तो ऐसा कभी कभी चूंकि 25 नंबर क्वेश्चन आता है 7, 8, 9 ऐसे करके रेशियो इनका रहता है। तो आप देखेंगे साइंस में जो है तो ऐसा चलेगा। साइंस में कोई दिक्कत वैसे नहीं आनी चाहिए। हालांकि साइंस से संबंधित एक क्वेश्चन की सीरीज में लाऊंगा जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा। और उन क्वेश्चन में से आप देखिए गारंटी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और एग्जाम में आप उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मुझे पता है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैंने कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लगभग इतने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि 100 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्लस टेक्स्ट बुक में जो मॉक टेस्ट के लिए अलग से जो क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं उसको भी कई सारे सॉल्व किया है। तो मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था जब मैंने ग्रुप डी का पहला प्रीवियस ईयर पेपर दिया था तो उसमें मेरे 48 नंबर आए थे। तो उस दिन मैंने सोचा था कि क्या कभी मेरे नंबर 80 से अधिक आएंगे, लेकिन मैं लगातार मेहनत करता रहा और 1 साल के बाद, मैं बता दूं दोस्तों आपको, 1 साल के बाद जो मेरा एक मॉक टेस्ट में मेरा 93 नंबर आए थे वो मुझे आज भी याद है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो मैं आपको कभी उसके बारे में दिखा भी दूंगा। तो ये सच्चाई है कि मेहनत करने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको धीरे धीरे लगे रहना है।
एग्जाम तो होगा ही होगा। कहीं ना कहीं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप भले ही आप सोच रहे हैं कि आपको एग्जाम में बैठने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो तो तय है दोस्तों कि एग्जाम में बैठने के लिए सबको मिलेगा। आप इस बात की फिक्र मत करें। रेलवे ग्रुप डी में जो भर्ती आई है, जो 32,000 जो भर्तियां हैं, उसको अगर बढ़ा दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सुनने को मिला था कि ग्रुप डी की भर्तियां बढ़ाई जाएंगी। अगर ये बढ़ा दी जाती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका होगा। उस मौके को आपको खोना नहीं चाहिए, इसलिए जितनी अच्छी आप तैयारी करेंगे उतना अच्छा आपके पास मौका रहेगा। बाकी दोस्तों जीके के लिए आपको मैं बहुत सारे चैनल हैं जीके के लिए, क्योंकि आप कोई भी चैनल से आप जीके पढ़ सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे चैनल से जीके पढ़ी थी। मैं आपको बता दूं, एक तो मैंने गौरव सर से जो जीके पढ़ी थी, प्लस करंट अफेयर भी पढ़ी। उसके बाद मैंने एमडी क्लासेस जो है, एमडी क्लासेस चैनल, उसमें से एक सर हैं जो उनसे भी जीके पढ़ी थी। प्लस उसके बाद टीडीजी के क्लास है और एक क्रेजी जी के विक्ट्री। बहुत सारे मतलब आप किसी भी जिस भी चैनल से आपको जीके का चैप्टर अच्छा लग रहा है, या फिर जो भी टॉपिक वाइज जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, मैंने तो ऐसे पढ़ा था जीके की जो हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, ये सब चीजों को टॉपिक वाइज पढ़ा था। मैंने क्वेश्चन वाइज नहीं पढ़ा था कि एक क्वेश्चन करके, ऐसा नहीं पढ़ा था। मैंने एक टॉपिक एक दिन में क्लियर कर देता था। तो उसकी नोट्स और प्रॉपर हर एक चीज की आपको नोट्स बनाते जाना है। नोट्स क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा जीके में तो और ज्यादा दोस्तों, क्योंकि जीके में हर एक टॉपिक आपको क्लियर होगा, आपको याद आएगा, फिर भूलेगा, फिर याद आएगा, फिर भूलेगा। तो इससे अच्छा अगर आप नोट्स बना लेते हैं, और नोट्स का आपको रिवीजन करना है, ये भी ध्यान रखना है कि आपको उस नोट्स का हर एक मंथ के लास्ट में, या फिर आप कोशिश करें तो 15 दिन में भी अगर आपको समय मिलता है तो 15 दिन में उसका रिवीजन करने की कोशिश करें। अगर आप 15 दिन में उसका रिवीजन करते हैं तो कभी भी आपको ये भूल नहीं सकता है। जीके भी कभी आपको भूलेगी नहीं। जैसे मैंने किया था, मैंने हर 15 दिन में जीके के जो नोट्स बनाता था उसका रिवीजन करता था, प्लस उसको और एक दिन के लिए उसको समय निकाल लेता था। तो हर एक चीज का मैं रिवीजन करता था। इस प्रकार से आपको भी तैयारी करनी है। तैयारी में किसी भी प्रकार से कमी नहीं करनी है। अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम फाइट करना चाहते हैं और उसे क्वालिफाई करके रेलवे ग्रुप डी की जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इसी तरीके से मेहनत करनी होगी। और चूंकि अब आपके पास कम समय बचा है, 6 महीने का ही लगभग समय बचा है। कम 6 महीने का समय मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि 6 महीने के अंदर ग्रुप डी रेलवे के द्वारा एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता है। मैं आपको यह बात 100% श्योर गारंटी के साथ बता रहा हूं। 6 महीने के अंदर नहीं हो पाएगा। हालांकि जो 6 से 7 महीने बीत गए, उस 6-7 महीने में आपने जो तैयारी की होगी, और अभी जो 6-7 महीने है वो तैयारी अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, तो आप जरूर ही एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही जानकारी दूंगा। अगले वीडियो में और सारी जानकारी रेलवे ग्रुप डी से संबंधित लेके आऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी अगर आपको ग्रुप डी से संबंधित किसी प्रकार से कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपके कमेंट बॉक्स को रिप्लाई करूंगा। और मेरी बस यही गुजारिश है दोस्तों कि आप सभी लगन और ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत करते रहें और ग्रुप डी की जॉब प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।